गाजीपुर की स्थिति ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल नेता वहां जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जो वहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अफजाल, उनका ऑरा इतना इस बार बढ़ गया है चुनाव में कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत वो लेकर के वहां से आ जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, उनकी पहचान में सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में अगर कोई उनको नहीं जानता था, जब शुरू शुरू में वो प्रत्याशी बन के आए थे और लोग पूछते थे कि ये पारसनाथ राय कौन है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी, जिसे हम लोग नहीं जानते थे, तो लोग कहते थे कि ये वही है जो मनोज सिन्हा के बैग उठा करके पीछे पीछे चलते थे और जो मंच का संचालन उनका किया करते थे। तो ये है वहां की लड़ाई, एक तरह से माना जाए तो 80 और 20 की लड़ाई इस बार हो रही है। मनोज सिन्हा के खास हैं, मनोज सिन्हा के खास हैं। मनोज सिन्हा के केवल खास ही नहीं है, बताने वाले राजनीति के पॉइंट जो यहाँ के गाजीपुर और बलिया और जो पूर्वांचल पे नजर रखते हैं, और उनका ये मानना है कि मनोज सिन्हा ने एक तरह से बीजेपी आलाकमान को ये संदेश देने की कोशिश किया है। इनको सीट जो मिला है भारतीय जनता पार्टी से, इनके मनोज सिन्हा के राय पर ही इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। ये मनोज सिन्हा चाहते थे कि उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन बना दिया, इनसे पूछ लिया गया कि आपके बेटे को छोड़ दीजिए, दूसरे को किसी को बनवाइए। इन्होंने ऐसा प्रत्याशी दिलवा दिया कि जो जीत न सके और एक यहाँ से संदेश चला जाए कि मनोज सिन्हा छोड़ करके गाजीपुर से कोई दूसरा आ नहीं सकता। ओह, तो बड़ी तगड़ी राजनीति चल रही है। बहुत 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 ये पूर्वांचल की राजनीति है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहावत यहाँ पे चलती है। और जहाँ तक बलिया की बात करें, बलिया वास्तव में गाजीपुर आपको निकलती दिख रही है, आपको अफजाल अंसारी के पास जाती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो हम देखिए, हम लोग तो केवल ग्राउंड पे जाते हैं, कई बार हमने ग्राउंड देखा और वहां के लोगों को समझा, वहां के लोगों से बात किया, तो वहां के लोगों का रुझान, चाहे वो बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का एससी एसटी और जो माइनॉरिटी में बीएसपी जंक लगा लेती थी, इन वोटरों को खींच लेती थी। बीएसपी के जो कोर वोटर है वो भी उन्हीं के साथ जाते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग जो राजभर के वोटर हैं। राजभर जिन वोटरों को अपना एक अधिकार समझते हैं कि राजभर समाज के लोग मेरे वोटर हैं, वो सभी के सभी इस बार जो है अफजाल के साथ ही जा रहे हैं। अफजाल के साथ जाते दिख रहे हैं। ओके जी ठीक है। बलिया में, आपके बलिया में क्या हो रहा? जी, बलिया में तो इस बार विरासत की सियासत और उसके बाद जो है जन सरोकार की लड़ाई हो गई है। नीरज शेखर जी पहले 2 बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी यहाँ से रहे, जीते भी। एक बार समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा चुनाव हारने के बावजूद 2014, आपको याद होगा, तो मोदी जी की जब लहर चल रही थी तो उस समय नीरज शेखर हार गए थे। तो उस समय अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजा, क्योंकि कहा जाता था कि अखिलेश यादव से इनके मित्रवत संबंध है। आज भी वो कहते हैं कि हाँ, उनसे मेरे संबंध है, तो उन्होंने इनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी ने यहाँ से सनातन पांडे को, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है बलिया में, और उन्हीं जातीय समीकरणों को देखते हुए सनातन पांडे को टिकट दे दिया गया। सबसे ज्यादा वोटर 4.5 लाख यहाँ ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समाज के सबसे ज्यादा वोटर है, तो इनको दे दिया गया। उसके बाद ये उसी समय रुष्ट हो गए थे अखिलेश जी से कि हमको जो है टिकट नहीं दिया गया, तो ये चलेगा। फिर भाजपा से इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, फिर भाजपा ने इनको राज्यसभा भेज दिया, फिर दोबारा इनको भाजपा राज्यसभा भेज दिया। वो तो रही बात पीछे की। वर्तमान में स्थिति ये है कि नीरज शेखर जी जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, और ये जितोड़ मेहनत हाड़ तोड़ वाली मेहनत है, न सोना न जागना वाली स्थिति है। 24/7 मेहनत कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इस बार खौफ है लड़ाई का। अच्छा, बलिया में आप लड़ाई देख रहे हैं, फंसी हुई देख रहे हैं, सीट फंसी हुई देख रहे हैं, क्योंकि एक द्वाबा क्षेत्र है यहाँ पर, बहरिया विधानसभा उससे लगती है और बलिया नगर की भी सीमाएं उससे लगती हैं। और यहाँ के जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अपने घरों पे समाजवादी पार्टी के झंडे लगा रखे, और उन झंडों को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग झंडे नहीं हटाते हैं। और स्पष्ट रूप से उन लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग खुलेआम तौर पर, खुले मंच से, जब ब्राह्मण समुदाय इस समय हुंकार भर रहा है कि हम सनातन पांडे के साथ हैं, कुछ उनके साथ हम यहाँ समाज के भी वोटर जुड़ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर असर डालूगा। अच्छा, और आपके यहाँ देवरिया, बलिया और बलिया नगर की जो बात किया जाए, नगर जो विधानसभा क्षेत्र है,
नगर में मिला जुला है। नगर में पिछली बार नगर से ही समाजवादी पार्टी यहाँ से हारी थी। 5 विधानसभाएं हैं यहाँ पर, जहुराबाद, अहमदाबाद, बलिया नगर, पेपना और बहरिया। चारों में सनातन पांडे जीत गए थे। नगर में आकर के वो फंसे थे, नगर में वो चुनाव हार गए थे। हालांकि एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि अभी जैसे ही नामों की घोषणा हुई थी प्रत्याशियों की, तो उस समय सनातन पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार निर्वाचन कार्यालय से जहां पर की वोटों की गिनती होगी, वहां से मेरी लाश आएगी या फिर जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी लाश बाहर आएगी। ये उन्होंने 2019 का घटनाक्रम बताया था, जब उनका कहना था कि हम चुनाव जीत गए थे 13,000 कुछ वोटों से, लेकिन मुझको ये हारा हुआ घोषित कराया गया। काफी उनकी गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया गया था। ये खैर ये तो पुरानी बातें हैं। तो उस वाकये को लेकर उन्होंने एक सीट रह गई, वापस आएंगे आपके पास। अनुराग तिवारी जी हैं कुशीनगर का जमीनी हाल बताने के लिए कि कुशीनगर में क्या चल रहा है, उनकी सीट के ऊपर क्या मामला कैसा चल रहा है। अनुराग जी क्या चल रहा है? अनुराग जी बताएं। आपको मैं जोड़ना चाहूंगा भरत जी। बिल्कुल। कुशीनगर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके पहले 2019 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट रही और विजय कुमार दुबे जो है यहाँ से सांसद रहे। हालांकि पार्टी ने एक बार फिर से उनको रिपीट कर दिया है और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में जो है लोकसभा चुनाव में खड़ा कर दिया है। तो वहीं अब सपा की बात करें तो अजय सिंह पिंटू सिंह सहतवार को जो है अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। बसपा से शुभ नारायण चौहान को जो है अपना प्रत्याशी उम्मीदवार जो है खड़ा किया है। और वहीं अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो अपनी बनाई जो पार्टी है उनकी RSSP, उससे जो है कुशीनगर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लड़ाई की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह सहतवार, उनके और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो है फाइट देखी जा सकती है। हालांकि काफी उठापटक जो है देखने को मिला जिस तरीके से। फंसा रखा है क्या आपके यहाँ? स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने सपा छोड़ा और उसके बाद से अपनी पार्टी का गठन किया और उसके बाद से कुशीनगर लोकसभा सीट पर ये काफी चर्चा रहा। बीच में ऐसी चर्चाएं रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती के जो है टच में है, बसपा से पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके की तमाम खबरें उठी। लेकिन एंड वक्त पर जाकर के उन्होंने अपनी पार्टी RSSP से जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन किया और अब वो उसी सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनको तमाम पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। अभी हाल ही में जो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जो है उनको समर्थन दिया है। उनके लिए कुशीनगर के तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करके प्रचार प्रसार किया है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो वो फाइट में है, एक तरीके से लड़ाई में हम कह सकते हैं। सक्रिय होकर के वो कुशीनगर लोकसभा सीट पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है विधानसभा चुनाव में उन्होंने फाजिल नगर सीट चुना था, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और हार का रास्ता जो है उनको वहां से देखना पड़ा था। आप त्रिकोणीय बता रहे हैं, अगर दो के बीच फाइट देखना हो तो फिर आपको दो मजबूत दावेदार कौन दिखाई देते हैं? दो मजबूत दावेदार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह सहतवार उर्फ पिंटू, इन्हीं के बीच जो है लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बनाई नई पार्टी से जो है दम भर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा करके हम देखें विधानसभा में, जिस तरीके से वो विधानसभा का चुनाव हार गए, इसी कुशीनगर के फाजिल नगर सीट से वो चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का रास्ता देखना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अब कैसे हार गए, क्या कमियां रही, इन तमाम चीजों को कैसे लोकसभा में मैनेज कर पाएंगे, ये एक बड़ा संकट है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं फाइट अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार दुबे के बीच देखा जा सकता है। हालांकि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन पर बाहरी का एक ठप्पा लगा हुआ है, चूंकि देवरिया से आकर के कुशीनगर की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से बाहरी का जो एक स्थानीय लोगों की आवाज है वो निकल करके सामने आ रही है। अच्छा, अमन हमारे साथ जो है घोसी से इस समय जुड़े हुए हैं और अमन के पास बैटरी भी कम है, ये संदेश आ रहा है। अमन अपने आप को म्यूट करवाइएगा। और घोसी में क्या देख रहे हैं? जी देखिए, यहाँ घोसी में अगर बात करें तो घोसी में भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखा जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो दो जो यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर जीत गए, उनके बेटे जो है वो जीत नहीं, देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय मामला है, क्योंकि यहाँ जो बालकृष्ण चौहान BSP से हैं और इंडिया गठबंधन के जो राजीव राय जो प्रत्याशी हैं
उनमें भी अच्छी फाइट देखी जा रही है। संख्या आपको दिखेगी कि हाँ, लोग जो बोल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जब भी हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो ज्यादातर इन्हीं दोनों के नाम ले रहे हैं। लेकिन ये भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि अरविंद राजभर एकदम ही पूरी तरीके से उनको अलग कर दिया गया है। वो भी फाइट, मतलब ये यहाँ पर अभी तक जो ज्यादा हमने सुना वो त्रिकोणीय मुकाबला सुना है। तो ये ज्यादातर यहाँ पे सामने आ रहा है। फैक्टर यहाँ कोई भी नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पे मजबूत है, उसी को लेकर चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए आप राजभर किसका मजबूत है? जी, अमन किसका मजबूत है? जाति समीकरण मजबूत किसका दिखाई दे रहा है आपको वहाँ? जी, अगर देखिए यहाँ पर तीनों लोग का अगर देखें तो तीनों लोग की जाति, क्योंकि जाति पे यहाँ पे चुनाव है, पूर्वांचल में पूरी तरीके से जाति पे चुनाव है, तो और यहाँ घोषी पे भी वही चीज नजर आ रहा है। तो अगर तीनों लोग का देखें तो चौहान में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो दलित में चौहान, जो यहाँ के चौहान है वो दलित उसमें आते हैं, तो वो आपको ज्यादातर बालकृष्ण चौहान का, हालांकि उनका कोई इतना बहुत ज्यादा प्रचार उचार देखने को नहीं मिला, लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हर लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आप यहाँ पे तीन मंत्री वैसे तैनात हैं, AK शर्मा, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर यहाँ फुल टाइम है। तो ये अभी बताया जा रहा, निरहुआ भी आएंगे यहाँ पे, रोड शो करेंगे, तो बहुत चीजें हैं, वो पूरा एड़ी से चोटी जोड़ लगाया जा रहा है उनके लिए। तो और अगर राजीव राय की बात करें तो शिवपाल यहाँ पर लगातार प्रचार करें। अमन बहुत लोग बातें ये कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जो है बेमन भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है, पीछे पूरी पावर के साथ नहीं खड़ी है। आप वहाँ क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राजभर के जो बेटे साहब हैं उनके साथ पूरी तरीके से मजबूती से खड़ी दिख रही कि नहीं दिख रही? प्रत्याशी को लेके विरोध हो सकता है, प्रत्याशी को लेके साफ तौर पे अंदर थोड़ा गुटबाजी है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि क्योंकि छड़ी ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवाद तो है अंदर, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि योगी मोदी का चेहरा भी नहीं ज्यादा काम आ रहा है, क्योंकि जितने लोग से हम बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ योगी जी या मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। तो ये विवाद तो है, जो आप कह रहे हैं कि अंदर गुटबाजी है, तो वो साफ तौर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूरी तरीके से, पूरे मन से तो नहीं प्रचार कर रहे हैं और कहीं कहीं प्रचार भी नहीं कर रहे हैं या उनके समर्थन में बोल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी त्रिकोणी बता रहे थे, अगर दर्शक ये जानना चाहें कि दो फाइट आमने सामने वाले पहलवान कौन है, तो वो दो पहलवान आमने सामने वाले तो वो दो पहलवान की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन और BSP में साफ तौर पे मुकाबला है, सीधा मतलब अगर दो मजबूत यहाँ पे देखे तो इंडी गठबंधन और BSP, मतलब बालकृष्ण चौहान और राजीव राय। इंडिया और BSP, बीजेपी नहीं आप बता रहे हैं? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, मतलब उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे फाइट में नहीं देख रहे आप उनको? फाइट में नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो पलड़ा भारी किसका दिख रहा है आपको? अगर उन दोनों में भी हम आगे जाए, पलड़ा, मतलब आप जितना रिपोर्टिंग किए हैं, जितना घूम रहे हैं, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं कि आपको प्लस कौन लग रहा है अभी तक? देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14 बार जो राय है वो सांसद रह चुके हैं घोसी सीट पे। अगर पिछले बार भी अतुल राय यहाँ पे सांसद रहे थे, उससे पहले झारखंडे राय, कल्पनाथ राय, और अब उसी समीकरण को देखते हुए इंडी गठबंधन ने यहाँ से राजीव राय को उतारा है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर में आपको अगर नगर का, जैसे अभी मैं मऊ में हूँ, तो मऊ में जो बाजारी इलाका है या शहर का इलाका है, वहां पर ज्यादातर लोग राजीव राय का नाम लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बटेंगे तो वहां पे दोनों के परिणाम दिखेंगे। हाँ, जो चौहान वोटर्स है वो ज्यादातर जो है वो बालकृष्ण चौहान का नाम लेंगे, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है। लोग ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। पढ़े लिखे लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। अमन रहिए हमारे साथ। संजय दुबे जी हैं, अब जब तक बैटरी रहेगी तब तक रहिएगा अमन, ठीक है? तो संजय दुबे जी हमारे साथ हैं, मिर्जापुर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिर्जापुर में क्या चल रहा है? अनुप्रिया पटेल का जोड़ चल रहा है या फिर राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच जो
जो फाइट देखी जा रही है उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या संजय जी आपके यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन अपना दल को पानी पिला रहा है। अरे हाँ, और अरे जाति ऐसा समीकरण नहीं, पर भी मंत्री है वो, मंत्री जी है वो, क्या मंत्री है अनुप्रिया देखिए पटेल? तो क्या है? 10 साल की बात आप करें तो रिपोर्ट कार्ड अनुप्रिया पटेल का ठीक है, लेकिन जिस तरह का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने यहाँ उतारा है उससे मैं आंकड़ा आपको बता दूं, लगभग 2.25 लाख हमारे यहाँ बिंद और निषाद हैं, 2 लाख मुसलमान हैं और 1 लाख यादव हैं, 20% ब्राह्मण है। रमेश बिंद 3 बार विधायक रहे मझवा में बसपा हाँ, के, तो हाँ। 50% 50% दलित वोट भी रमेश के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, आप किसी को कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार इस तरह की दो मतलब 14 का भी चुनाव, 19 का भी चुनाव और 24 का चुनाव, और 14 और 19 में तो मोदी और योगी की लहर चल रही थी, मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन 24 के चुनाव में कोई लहर हमारे यहाँ नहीं चल रही है। अभी कल हमारे यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम था, पीछे की सभी कुर्सियां खाली थी, तो ये माना जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल का जो स्टेटस है वो खिसक रहा है और इंडिया गठबंधन का लेवल ऊपर उठ रहा है। इसके अलावा पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है और उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ दौलत राम को उतारा है। बीएसपी भी हमारे यहाँ दलित बेस, बीएसपी में हमारे यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी है, लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी ये देख रहा है कि बीएसपी को वोट देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये फाइट में नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 की फाइट है, अपना दल और इंडिया गठबंधन की, और खुले तौर पर अगर आप कह लें तो अनुप्रिया पटेल बनाम रमेश बिंद हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, और ज्यादातर समीकरण भारी रमेश बिंद का है और अनुप्रिया का भी खेमा बौखलाया हुआ है। अब रही बात राजा भैया की, हाँ, राजा भैया वाली बात पे आऊंगा, लेकिन एक चीज उससे पहले दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वो तो मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री रही इतने समय तक जो है, तो मोदी जी का जो चार्म वाला, मोदी जी की प्रसिद्धि वाला, उपलब्धि वाला लाभ अनुप्रिया पटेल के थ्रू जो है लोगों के बीच जाता दिख नहीं रहा है। देखिए भैया, लालीपाप देना अलग चीज है, कागज पर आंकड़े दिखा देना अलग चीज है, लेकिन उसको मूर्त रूप में आकार देना वो अलग चीज है। अनुप्रिया पटेल ने 10 साल में कुछ काम किया उन्होंने, जैसे 4-5 उनके बड़े काम हैं, लेकिन उसके अलावा आप जनता से कितने टच में हैं। अगर आपको अनुप्रिया से मिलना है तो उनके पीए को दिन भर फोन मिलाते रहिए और शाम तक मुलाकात नहीं होगी और आप मायूस होकर वापस लौट जाएंगे। और अनुप्रिया पटेल के अलावा उनके पति आशीष पटेल भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मियां बीबी का व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जनता अब इनसे बौखलाई हुई है। और हमारे यहाँ तो लड़ाई आप समझे कितनी दिलचस्प है कि हम लोग खुद आंकड़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि अंतिम में कौन जीतेगा। फर्स्ट फेज में अनुप्रिया पटेल 1,10,000 से जीती, 19 में 2,20,000 से जीती, लेकिन 24 में 40,000 से हार जाएंगी कि जीत जाएंगी, यह भी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लड़ाई कांटे की है हमारे यहाँ। हाँ, ये राजा भैया वाला जो फैक्टर आप अनुप्रिया पटेल ने बोला था कि राजा आप जो है पैदा नहीं होते, और राजा भैया ने फिर देखिए, राजा भैया की बात, हमारे यहाँ क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख है। 10% राजा भैया से, 10% क्षत्रियों का जुड़ाव राजा भैया से है, लेकिन 90% क्षत्रिय मतदाता अनुप्रिया, और अनुप्रिया को नहीं देख रहा है, वो राम मंदिर देख रहा है, योगी को देख रहा है और मोदी को देख रहा है। हमारे यहाँ कप प्लेट किसी की जेहन में नहीं उतर रहा है, लेकिन जो भी मतदाता है वो मोदी योगी को देख रहा है कि हम मोदी और योगी को वोट कर रहे हैं, अनुप्रिया को वोट नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर ये है। ओके, तो अनुप्रिया पटेल के लिए अभी प्रचार करने के लिए आए हैं योगी जी वहां पर? मोदी जी, योगी जी भी आ चुके हैं, मोदी जी भी आ चुके हैं। योगी और मोदी की कल हमारे यहाँ 26 को जनसभा थी, और जनसभा का ये हाल था कि लगभग 40 से 50,000 सीट लगाई गई थी, और वो भी सीट, वो कुर्सी भी नहीं भरी थी। अच्छा, तो नाराजगी का कारण क्या देख रहे हैं आप? नाराजगी का कारण तो लोगों की नहीं हुई, सिर्फ यही कारण है कि कुछ और कारण है, कुछ जातिगत? देखिए, नाराजगी के कई कारण है, नाराजगी के कई कारण है। एक तो आप जनता को इग्नोर कर रहे हैं, पहला कारण ये है। दूसरा कारण बेरोजगारी, महंगाई, और इसके अलावा आपने बड़े काम तो किए लेकिन छोटा काम आप नहीं कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, हाईवे आपने बनवा दिया, लेकिन ग्रामीण अंचल की सड़कें आज भी धूल फाक रही हैं। मिर्जापुर शहर की बात अगर आप करें तो मिर्जापुर शहर की 50% सड़कें धूल फाक रही हैं और उन पर कोई केयर नहीं करता। इसके अलावा मान लीजिए कि सांसद निधि से हमको उपचार के लिए 5 लाख चाहिए। अब हम आपके पीए के यहाँ 5 दिन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। पीए आजकल कर रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि लोकल बनाम बाहरी मुद्दा भी चल रहा है हमारे मिर्जापुर में। रमेश बिंद लोकल प्रत्याशी हैं और अनुप्रिया जी बाहर की प्रत्याशी है, कानपुर के हैं, ये सबको पता है। कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसे अनुप्रिया जी का एक बयान आया कानपुर में कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। तो जब आपके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है तो फिर हम आपको वोट क्यों करें, ये जनता कह रही है मिर्जापुर की। दूसरी चीज, महंगाई से जनता बहुत त्रस्त है भाई। जैसे 400 का सिलेंडर है, आप 11। राम मंदिर का असर आपके मिर्जापुर में देखा जा रहा है कि नहीं? 5 से 10% मंदिर का असर है भाई। जब हमारा पेट खाली रहेगा, गांव में एक कहावत है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो जब हमारी आत्मा, हमारा पेट भरा रहेगा तब हम परमात्मा को नमन करेंगे। परमात्मा तो आस्था और विश्वास का विषय है, न कि पेट भरने का। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नथिंग के बराबर है, बेरोजगारी चरम पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान, हमारे यहाँ अरौरा टोल प्लाजा है, मात्र 4 किलोमीटर के अंदर में 2 टोल प्लाजा लगाया गया है। उन 2 टोल प्लाजा की कमाई बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सन 1984 में शास्त्री पुल बना था। तब पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अब टोल प्लाजा की कमाई कैसे बढ़े, इसके लिए शास्त्री पुल को ओवरलोड के चलते बंद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है खनन। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है खनन, कालीन, पाटरी उद्योग, इसके बाद पीतल उद्योग है। और 10 साल मंत्री रहते हुए अनुप्रिया पटेल ने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, और जिसके वजह से जो रोजगार थे वो भी चौपट होने के कगार पर हैं। फिर आप बताइए कि जब देश के मिर्जापुर जिले की जनता के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उसके जेब में पैसा नहीं होगा, तो फिर हम ऐसा सांसद और ऐसा मंत्री बनाने का क्या मतलब है। तो दूसरी चीज दूसरी चीज यहाँ ये भी है कि इनकी बहन पल्लवी पटेल ने खुद अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारा है, दौलत सिंह को। तो अब पिछले चुनाव में 19 के चुनाव पर एक आंकड़ों पर हम प्रकाश डालते हैं कि इनके साथ ब्राह्मण भी थे, टोटल पटेल भी थे, छत्री भी थे, बिंद भी थे। लेकिन इस बार इनके खेमे से बिंद भी कट गया, निषाद भी कट गया, यादव भी कट गया, मुसलमान भी कट गया। इसके बाद 50% मौर्य कट गया, 50% बीएसपी का वोट रमेश बिंद में डाइवर्ट हो रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अनुप्रिया को डैमेज करने पर लगी हैं। ब्राह्मण, हमारे यहाँ बीएसपी से ब्राह्मण प्रत्याशी है, लेकिन सबको पता है कि वह प्रत्याशी जीतने की स्थिति में नहीं है। तो जो अनुप्रिया को हराएगा वो उसी को ब्राह्मण मतदाता मतदान करने का काम करेंगे। तो उनकी बहन क्या उनके खिलाफ फाइट दे पा रही हैं? उनकी बहन किसका नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दौलत सिंह पटेल 25,000 भी अगर वोट काटते हैं तो वो 50,000 माइनस करेगा अनुप्रिया पटेल का। और वो 50,000 वोट अगर आप जीत हार की और अगर संघर्ष की लड़ाई हो, जहां आप किसी को ये प्रत्याशी किसका वोट काट रहे हैं? अनुप्रिया पटेल का वोट काट रहे हैं भाई। पटेल प्रत्याशी है तो पटेलों का ही वोट काटेंगे वो। मान लीजिए 15 से 20,000 पटेल मतदाताओं को वोट काट लिए। इसके बाद वो उद्योगपति हैं तो उनसे लगभग हर तबका जुड़ा हुआ है। तो अगर कुल मैक्सिमम मान लीजिए अगर 25,000 वोट भी अगर दौलत सिंह पटेल काटते हैं तो 50,000 अनुप्रिया का घाटा होगा ना। तो अगर ये सब आंकड़े तो अनुप्रिया पटेल के विपरीत हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जनता के जहन में कई प्रश्न हैं। अब जैसे मान लीजिए महंगाई की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौजवान, अब एक चीज और भी मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है और अब मतदाता महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, इन मुद्दों पर भी विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन स्थितियों के दौरान झेला तो मतदाता है। कोरोना काल आप देख लीजिए, ऑक्सीजन की लोगों की जरूरत थी, अस्पताल की जरूरत थी, कोई चीज मिली नहीं इनके शासन काल में। अब एक एक चीज, अब साइलेंट हार्ट अटैक देख लीजिए, कोरोना का जो टीका लगा, कोविड शील्ड हो या कोई भी टीका हो, उससे साइलेंट हार्ट अटैक मौत हो रही है।
अब जो कोविशील्ड ने बयान दे दिया, उसके डायरेक्टर ने जो बयान दे दिया कि नहीं हमारे टीके में कमी है जिसके वजह से थक्का जम रहा है। अब जिसके घर का नया लड़का एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा भाई। अब तो जैसे मीडिया, सोशल मीडिया और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर तो ये चीजें क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं साइलेंट हार्ट अटैक कोरोना के कोविशील्ड की देन है। तो अब ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन से लोग मुंबई से पैदल आए, बंगाल से पैदल आए, गुजरात से पैदल आए। अब जिनके साथ ये सारी चीजें घटी हैं, एक चीज और भी बताऊं मैं आपको कि लफाजी और जुमले से देश चलने वाला नहीं है। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनता ये चाहती है कि अब ऐसा हमको प्रतिनिधित्व तो मिले जो हमारे दुख सुख का साथी हो। इन मोदी जी की कोई बात सुनने वाले नहीं है, न तो उनको जनता से रूबरू होना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या समझेंगे। मतदाता भी पूरी तरह से आक्रोशित है कि हम इनको कैसे सत्ता से बाहर करें। एक सीट रह गई थी, एक सीट देवरिया की रह गई थी बीपी यादव जी। देवरिया में क्या क्या सिचुएशन इक्वेशन है? देखिए भरत जी, पहले देवरिया में थे जी। देवरिया में आमने सामने की इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच की लड़ाई। अच्छा। ने वहां शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। उनके पिताजी 2 बार वहां से प्रत्याशी रह चुके हैं, जीत भी चुके हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। इनके चाचा जी भी विधायक रह चुके हैं। इनका पूरा बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का रहा है। ये एनजीओ वहां पर चलाते हैं और उनकी पत्नी भी सामाजिक कार्य करती है। काफी लोगों के बीच इनकी छवि बहुत ही मृदुभाषी छवि है। दूसरी तरफ भारतीय इंडिया गठबंधन ने अपनी कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है जो उनके प्रवक्ता है, टीवी पे वो नजर आते हैं। और वहां की लड़ाई जो है ठाकुर एक तरह से देखा जाए जातीय तौर पे तो ठाकुर अखिलेश के साथ हैं और देवरिया में वही जीतता है जिसके साथ ब्राह्मण होते हैं। ठाकुर सपा के साथ हैं, सपा के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है अखिलेश यादव जी। 2 दिन पहले वहां पर रैली करके गए हैं और वास्तव में वो रैली के दिन हम भी वहां पर उपस्थित थे। रैली में भीड़ उमड़ी थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन नहीं, तो आप ये क्या बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जिसके पास जाएगा वो जीतेगा? क्या है कि वहां पर ठाकुर प्रत्याशी जो भी वोटर है उन्होंने मन बना लिया है कि हमें अखिलेश प्रताप सिंह के साथ रहना है। एक तरह से देखा ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो चुकी है दोनों सीटें लगभग। अच्छा। और कुछ पिछड़े तबके में जो ठीक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, नेटवर्क भी आपका शायद चला गया है। अच्छा, अमन आवाज आ रही है आपको? अमन अनम्यूट करिएगा अपने आप को और अनम्यूट करिएगा अमन। हाँ, अनम्यूट करिए। करिए कैमरा पर्सन को बोलिए कि अनम्यूट जी जी। हाँ, अमन आपके यहाँ घोसी के भीतर, यहाँ लखनऊ में तो खूब हवा है। आप जो इस बात को कह रहे हैं, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक बारगी जो है दोबारा से पूछिए कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे जो हैं, कहीं आपको रिपोर्ट गलत तो नहीं मिल रही है? ओम प्रकाश राजभर के बेटे आप फाइट से आउट बता रहे हैं, तो कितना अभी तक आपने घोसी घूमा है? नहीं, देखिए जाहिर तौर पे जो ज्यादातर चीजें बाहर आ रही हैं और हम यहाँ लगभग 3-4 दिनों से हैं, तो आ जा रहे थे। आजमगढ़ का चुनाव था, उसके बीच भी हम यहाँ आए, फिर उसके बाद आजमगढ़ गए, आजमगढ़ के चुनाव के बाद हम यही है। तो हमने तो जो चीजें सुनी है, जो लोगों से चर्चाएं सुनी है, हम वही आपके बीच में, क्योंकि हमने जहां तक सुना है कि यहाँ पे बीएसपी और इंडिया गठबंधन फाइट है, मजबूत फाइट है। और ऐसा भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ अरविंद राजभर, क्योंकि बहुत लोग हैं जो त्रिकोणीय, लेकिन अगर आप मजबूती की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन और बीएसपी की फाइट दिख रही है। तो अरविंद राजभर, क्योंकि राजभर कई लोग यहाँ पर कई ऐसे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपको जोड़ेंगे इसके बाद भी, समय समय पर आपको जोड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि कुशीनगर से कुछ और कहना चाहते हैं अनुराग तिवारी जी?
अनुराग तिवारी जी कुछ और कहना चाहते हैं, ऐसा जो रह गया हो? जी बताइए, म्यूट अनम्यूट करिएगा अपने आप को पहले। नहीं, म्यूट के बटन पे हाथ लगाइएगा, अनम्यूट हो जाएंगे आप। रेड कलर का जो बटन है उसको छूइएगा। हाँ, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। म्यूट लिखा होगा वहां पर, उसको एक बार और प्रेस कर दीजिएगा। यहीं पर, इसी स्क्रीन पर जिस पर आप हैं। मुझे लगता है कुछ अनुराग जी के साथ कुछ दिक्कत हो रही है। अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज आ पाएगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपने आप को म्यूट कर लिया है, जो कि इधर से फिर नहीं हो, पीसीआर नहीं कर पाएगा। अच्छा संजय जी, कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो रह गया हो? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब देश में तानाशाही सरकार हो जाती है तो जनता उसका जवाब जरूर देती है। वर्तमान परिवेश में जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार कभी भी विचार नहीं कर रही है। जुमले से देश नहीं चलता, जुमले से देश नहीं चलता, और देश चलता है और परिवार चलता है पैसे से। और महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। 5 किलो राशन देके और उसको पकाने के लिए हमको 1000 का सिलेंडर खरीदना पड़े, तो 100 रुपए का राशन और 900 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1000 रुपए का हम गैस खरीद के खाना बनाए। जनता भी जागरूक हो गई है। देखिए, मोदी की लहर 14 और 19 में तो मैं मान सकता था कि थी, लेकिन वर्तमान परिवेश में जब मोदी के कार्यक्रम में 25 से 30 हजार लोग नहीं जुट पा रहे हैं, तो ये माना जाए कि वास्तव में मोदी का जो फैक्टर था, जो मोदी मैजिक था, वो सारी चीजें खत्म हो गई है। जनता अब जाग चुकी है। जनता ये जान रही है कि जुमले से सरकार नहीं चलेगी और न तो जुमले से पेट भरेगा। रोजगार के लिए जी हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं। अनुराग जी कुशीनगर का इक्वेशन, अगर आप कुछ और बताना चाहें अपनी तरफ से तो। देखिए, कुशीनगर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी दिया है अजय सिंह और पिंटू सिंह, कुशीनगर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, फाइट है कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार दुबे, इसके पहले भी वो 5 साल सांसद रहे, लेकिन तमाम ऐसी चीजें रही जहां जिस पर वो विकास के जो कार्य हैं वो नहीं करा पाए। जैसे कि अब वो किसानों की बात कर रहे हैं, चीनी मिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कप्तानगंज चीनी मिल में तमाम किसानों का जो भुगतान है वो रुका हुआ है। तमाम चीनी मिलें इनकी जनपदों में बंद चल रही हैं। पेराई क्षमता इनकी कम होने की वजह से तमाम ऐसे किसान हैं जिनके गन्ने जो है बिहार के बगहा चीनी मिलों में चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें अब वो इस चुनाव में जो वादा कर रहे हैं, जो चुनावी मंच से तमाम जो वादे कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम चीनी मिलें चलाने का काम करें, तो इस जनता ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि जब आप 5 सालों से थे तो आपने क्या किया। अभी विजय कुमार दुबे का ही खड्डा विधानसभा के रहने वाले हैं। वहां अगर छितौनी नगर पंचायत है, वहां अगर बात करें तो वहां ट्रेनों का जो संचालन है वो बड़े लंबे वक्त से बंद है, और वहां के स्थानीय लोग हमेशा ये मांग उठाते हैं कि जो है ट्रेनों का संचालन वहां से शुरू हो। तमाम प्रदर्शन उन्होंने किया है, तमाम तरीके से वो विरोध प्रदर्शन और तमाम चीजें करते रहते हैं, हमेशा ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वहां से जो ट्रेनों का संचालन है वो नहीं शुरू हो पाया है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह और पिंटू सिंह सैथवार, तो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं, जातिगत कार्ड जो है खेलने की कोशिश किया यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने, कि जो सैथवार समाज के वोट है उनमें किस तरीके से सम्मानित की जाए। इसके लिए जो है सैथवार समाज से पिंटू सिंह सैथवार अजय सिंह को जो अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं फाइट है। और अगर विजय कुमार दुबे की बात करें तो तमाम ऐसे जगह है कुशीनगर के, जैसे कसिया है और तमाम जगह, वहां पर लोग जो है प्रत्याशी के नाम तक नहीं जान रहे हैं, बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट करने की जो बात है वो कह रहे हैं। नहीं तो अगर आप क्या इस स्थिति में हैं अभी ये कहने में कि आपको प्लस कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, प्लस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस में तो है, लेकिन एक यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के जो समर्थक है एक नारा दे रहे हैं 8 लाख पार का। वो 8 लाख पार बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं जो है पिछली बार की अगर हम बात करें, जो 5 लाख प्लस वोटों से इनकी
जीत की जो बातें थी वो उससे भी कम हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 लाख के समथिंग वोट जो है उसके करीब जो है जीत हो सकती है, अच्छा, या तो फिर इस मोदी तरीके से 400 पार कह रहे हैं, आपके यहाँ प्रत्याशियों ने नारा बना लिया 8 लाख पार, ये नारे भी चल रहे हैं जमीन पे। देखिए 8 लाख पार का नारा इन्होंने जरूर बना लिया है, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है। जब ये पडरौना से आगे बढ़ते हैं कसिया की तरफ, तो प्रत्याशी आम जनता के बीच प्रत्याशी कौन है। जब ये सांसद रहे तो सांसद को ही दोबारा जो है प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को नाम नहीं पता है। वो मोदी जी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उनके चेहरे पर जो है चुनाव वोट देने की जो बात है वो कह रहे हैं। हालांकि प्रचार प्रसार की बात करें तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार चुनावी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज ही अभी जो है अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। पडरौना यूएनपीजी कॉलेज में जो है उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और इस दौरान जो है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं विजय कुमार दुबे, उनके लिए जो है वोट मांगते हुए नजर आए। फिलहाल जो है लड़ाई कहीं ना कहीं कांटे की देखी जा सकती है, जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कुशीनगर में। अच्छा, चलिए, मुझे लगता है कि अब मिर्जापुर की, कुशीनगर की, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, घोसी, इन जगहों से हमारे पास जमीनी पत्रकार जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच टहल रहे भरत हैं। जी, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी, बताइए। आवाज आती है? हाँ हाँ, जहाँ एकदम देखा जाए घोसी की बात किया जाए या फिर अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर की बात किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मूड लगभग बना चुकी है कि जो उसके सहयोगी दल है उनको निपटाने का। यहाँ जो अरविंद राजभर प्रत्याशी है, ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र, इनको भारतीय जनता पार्टी चाहती है निपटाना। और धरातल पर मैं पूर्वांचल की लगभग हर एक सीट में घूमा हूँ, गया हूँ। बीजेपी ही निपटा रही जी है। हाँ, खुद बीजेपी निपटा रही है ताकि इनको किनारे किया जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चाइना के बारे में आपने सुना होगा, चाइना किसी भी देश पर आक्रमण करता है, 1000 किलोमीटर जमीन कब्जा लेगा, फिर दोस्ती होगी, कागज पे सुनवाई होगी, और 600 जमीन रख लेगा, 400 लौटा देता है। ठीक भारतीय जनता पार्टी वही करती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है, आपके वोटों को हथिया लेती है, फिर आपको आउट कर देती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग सफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पटेल वोटर अच्छे आ चुके हैं, राजभर वोटर अच्छे आ चुके हैं, और इस बार प्लान है इनको निपटाने का। जहां तक देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर घोसी में देखा जाए तो अरविंद राजभर के साथ न होकर के जितने सवर्ण बिरादरी के हैं और बाकी लोग, वो राजीव राय के लिए वोट दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कैडर उनके साथ नहीं। जी हाँ, ये धरातल पर यही चीजें हैं। जी हाँ। अच्छा, और तो ये चीजें निपटा देंगे। अरविंद राजभर का वहां से हमें नहीं लगता है कि सीट निकल पा रही है। और ऐसी स्थिति देख रही है आप मिर्जापुर में भी। हमारे यहाँ मिर्जापुर में अपना दल में भाजपा क्या कहेंगे जिसे वो समाहित हो गई है। तो हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ 4 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, 1 विधायक अपना दल का है 96 से। और आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच सब जो अंतर कलह चल रहा है, वह भी ठीक नहीं है। और ज्यादातर लोगों का यही है कि कोई दूसरा जीत जाए, लेकिन ये न जीते। अगर अनुप्रिया मिर्जापुर से पिछली बार जीती है तो भाजपा का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी संजय जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राजा भैया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कितने करीबी रिश्ते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि बिना किसी इनपुट के वो इस तरह से बगावती तेवर अख्तियार करके और फिर अपने पर जितने लोग हैं उनके फ्री कर सकते हैं कि जिसको मन करे उसको आप लोग वोट डालो? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पीछे की रणनीति है कि इनको निपटाया जाए। ठाकुर वोटर महत्वपूर्ण होते हैं। ठाकुर वोटर ही नहीं महत्वपूर्ण होते, उनके साथ जुड़े हुए लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई वर्चस्व वाला ठाकुर है तो उनके साथ बहुत सारे वोट जुड़े होते हैं, जहाँ वो जाता है वो लेके जाता है। अगर इस स्थिति में वो घूम जाते हैं तो अनुप्रिया पटेल के लिए तो खतरा हो जाएगा वहां पर, जिस तरह से कौशाम्बी में हो गया। दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि आपने बलिया के बारे में क्या आपकी राय है, आप क्लियर करके बताइए कि किसकी तरफ झुकी हुई देख रहे हैं। देखिए, बलिया यहाँ 50-50 में है अभी वर्तमान में। देवरिया 50-50 में
देवरिया देवरिया भी कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है वहां पर। दोनों, बलिया देवरिया दोनों में कांटे की लड़ाई देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देवरिया को तरफा नहीं कहा बीजेपी जा और सकता इंडिया जिस के तरह बीच, से। बीजेपी और इंडिया जी के जी बीच। दोनों, हाँ ठीक हाँ है, दोनों कुशीनगर सीटों से पर। अनुराग तिवारी जी जो है फंसी हुई ये भी सीट देख रहे हैं, भाजपा को आसानी से निकलते हुए जी नहीं देख रहे हैं कुशीनगर में। संजय दुबे जी तो मिर्जापुर में जी जी, उन्होंने तो बिल्कुल लगभग कल हम बजरंग कुशीनगर में थे तो यही लोगों का यही रुझान था जो अनुराग तिवारी जी बता रहे हैं दरअसल घोसी से, यही हाँ, स्थिति घोसी वहां से पर थी। हमारे साथ अभी हमारे जो है सहयोगी जुड़े हुए थे, वो ये बात बता रहे थे कि घोसी में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत देखिए, ज्यादा बुरी है। भारतीय तो जनता देखिए घोसी में भारतीय हाँ, जनता तो पार्टी के कैडर राजीव राय के साथ है। हमारे पास एक चौहान जो वोटर बलिया होते हैं। देवरिया, जी जी मैं आऊंगा आपके पास, बीपी यादव जी आऊंगा। हमारे पास बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर और घोसी, इन 6 सीटों का जमीनी विश्लेषण अभी आया, जिसमें हमने देखा कि कुशीनगर कांटे की टक्कर फंसी हुई, बीजेपी आसानी से जीतती हुई नहीं दिख रही। बलिया देवरिया में बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है, जीतती हुई नहीं दिख रही, निकलती हुई नहीं दिख रही। गाजीपुर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बीपी यादव जी को, एक गाजीपुर निकलता दिख रहा है। संजय दुबे जी मिर्जापुर को भी निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं इंडिया की तरफ, और घोसी की सीट भी इंडिया की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही। तो 6 सीटों का हमने विश्लेषण किया है अभी जमीनी पत्रकारों के जरिए, उनको बिठाकर 6 में से 3 सीटें, एक घोसी, एक गाजीपुर, एक मिर्जापुर निकलती हुई देख रहे हैं हमारे साथ पैनल में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार।